हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे जो 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके जितने भी 50 क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पर एल्कोहल का रिएक्शन बेसिकली बच्चों फास्फोरस के हाइलाइट के साथ कराया गया है। तो जो यहाँ पर ए और बी बनेगा प्रोडक्ट हमें ये बताना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे हम लोग बच्चों। तो अगर हम एल्कोहल लेते हैं 3 मोल और 3 मोल एल्कोहल लेने के बाद अगर हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो 3 बार R और 3 बार Cl मिलके RCl में बन जाएगा 3 बार। और इसके बाद जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है H3, 3 हाइड्रोजन बचा, 1 फास्फोरस, 3 ऑक्सीजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट ए हो जाएगा। बी में क्या करेंगे, जब एल्कोहल लेंगे इसका PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। एक तो R के साथ में Cl चल जाएगा तो RCl हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन एक Cl मिला लेंगे तो HCl बन जाएगा। तो P के साथ में 3 Cl 1 ऑक्सीजन बचा जिसको हम लोग POCl3 लिख सकते हैं जो कि प्रोडक्ट B होगा। तो प्रोडक्ट A यहाँ पे क्या होने वाला है, A यहाँ पर हो जाएगा H3PO3 और B हो जाएगा बच्चों यहाँ पर POCl3। तो ये A और B बनेंगे। तो ऑप्शन ए में H3PO3 दिया है और POCl3 दिया है, ये सही है। बी में POCl3 पहले दिया है, गलत है। सी में POCl3 फिर गलत। डी में H3PO4 दिया, गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके नीट में पूछा है जो 5 मई को एग्जाम हुआ था। और ये जो टॉपिक उठाया गया है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर है उसमें जब हम लोग हेलो एल्केन बनाते हैं एल्कोहल से तो वहां से ये उठाया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, केमिकल काइनेटिक वाले चैप्टर से है। इसमें बोला क्या गया है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल्स। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्वाड्रेपल है। टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, डाटा वगैरह दिया है। तो अगर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो लॉग क्या होता है बच्चों, K2 अपान में K1 इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी होता है 2.303, यहाँ पे क्या होता है R होता है। इसके बाद टेम्परेचर होता है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, ये हमारा टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेबल रिएक्शन बोला है, रिएक्शन का रेट क्वाड्रेबल होगा तो इसका मतलब लॉग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 4। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए EA लिखेंगे 2.303 होगा। गैस R का वैल्यू यहाँ पे दिया है 8.314, ये दिया है। इसके बाद अब जरा ध्यान से समझ लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। पहले देखो यहाँ पर टेम्परेचर 27 से 25 जा रहा है तो T2 25 डिग्री सेल्सियस है। जब केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करते हैं। तो जब 273 ऐड करेंगे 57 में तो कितना हो जाएगा 330, माइनस 27 में ऐड करेंगे 300 हो जाएगा। फिर T1 कितना लिखेंगे यहाँ पे 300 इंटू 330, ये ध्यान देना। आगे चलते हैं। अब देखो जरा ध्यान से समझो, इतना करने के बाद log 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है ये 2.303 इंटू 8.314। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा। यहाँ पे 330 में से 300 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। फिर नीचे 300 गुणे 330 इतना हो जाएगा। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को इधर ले लो EA, log 4 का वैल्यू भी यहाँ पे दिया है, इसको भी रख दो, पुट कर दो फॉर्मूले में। तो 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो 38.04 kg पर मोल आएगा बेटा। तो इस तरीके का आंसर अपने को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है, गलत है। बी में दिख रहा है, बी सही है, सी भी नहीं सही है, डी भी नहीं सही। क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं।
अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। सबसे पहले यहाँ पर एल्काइल हैलाइड दिया गया है। एल्काइल हैलाइड में क्या है, जैसे कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, I है। जब तुम इसका NaCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से NaI बाहर निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा बाहर निकल जाएगा। तो जब तुम्हारा यहाँ से NaI बाहर निकलेगा तो CH3 CH2 CH2 CN बेटा बनेगा। अब यहाँ पर देखो CN का बेसिक मीडियम में पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहा है। क्या करा रहा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने कई बार पढ़ाते हुए क्लास में भी बताया है कि जब CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड बनता है। तो यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? NH2 बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब आगे NaOH Br2 लेके आया है, तो ये तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना था A था, और ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना B है। फिर आगे NaOH के साथ में Br2 लेकर के आया है। तो नाम सुने होंगे हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में? यहाँ पर एक जो CO होता है ये कम हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाएगा, तो फाइनली CH3 CH2 CH2 NH2 बनेगा। अब अगर इसमें देखोगे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपाइल लिख सकते हैं, NH2 को एमीन लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बना बेटा? जो C हमारा मेजर प्रोडक्ट बना है वो प्रोपाइल एमीन बना है। ऑप्शन ए में अल्फा ब्रोमो ब्यूटेनोइक, मतलब 4 कार्बन आ गया, गलत है। बी सही है, सी और डी भी गलत है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। अब देखो बड़ा ही बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोला है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर साल्ट सोल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe+2 आयन। देखो होता क्या है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले टॉपिक से है। बेसिकली जैसे मोहर साल्ट जो होता है FeSO4 कैसे बनाते हैं, तो फेरस सल्फेट मिलाएंगे, अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, NH4 का ट्वाइस SO4, और यहाँ पे वाटर मिलाते हैं। तो जब इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा बनेगा FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं। अच्छा ये बन गया। अब फेरस अमोनियम सल्फेट जब बन गया तो इसमें जब क्या करते हैं, जब हाइड्रोलिसिस जो होता है इससे प्रिवेंट से बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए Fe+2 आयन को इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ताकि ये Fe+3 में कन्वर्ट ना हो सके। तो बेसिकली यहाँ पर जो फाइनल आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं बेटा, ये ध्यान देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने फिर बात, मतलब हर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, बस केवल ध्यान देने की जरूरत थी। देख लो तुम्हारे सामने है। अब यहाँ पर मैं क्या ही बोलूँ, देखो कितना आसान यहाँ पे सुंदर यूज़ किया गया है, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या ही बात कर सकते हैं हम लोग। देखो CONH3 6+3 इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर CONH3 4Cl2 प्लस इज ए हेप्ट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो सेम टाइप ऑफ लिगेंड से बने होते हैं। तो ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसमें देखोगे तो केवल NH3 लिगेंड के तौर पे यूज हुआ है, दूसरे वाले में 2 लिगेंड आ गए, डिफरेंट लिगेंड आ गए। तो हेट्रोलिप्टिक में डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, लेकिन होमोलिप्टिक में क्या होते हैं, सेम टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ये डिफरेंट टाइप्स के इसमें लिगेंड प्रेजेंट है तो ये हेट्रो में जाएगा और ये होमोजे में जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला गया है, CONH3 होल 6+3 ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड इसमें यूज हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जबकि दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड यूज हुए हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो कितना ही आसान था। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो बड़ा ही बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक एल्कोहल दिया गया है। तो बेसिकली अगर तुम इस एल्कोहल को लोगे, यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान देना, तो पहले इसको उड़ा दो। चलो आगे समझो। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक OH ग्रुप है। जब PBr3 के साथ ट्रीट करोगे तो PBr3 जो होता है एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है, OH को रिप्लेस करके वहाँ पे Br लग जाता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा Br।
अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, तो ये जो तुम्हारा बना है ए बना है मेजर प्रोडक्ट, लेकिन अब आगे क्या है कि एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहा है। एल्कोहलिक KOH जो होता है ना बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। तो इस पे देखोगे मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ से अल्फा, ये जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से क्या उड़ेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि एक अल्फा के दो बेटे हैं, मतलब दो बीटा कार्बन है। अब उड़ाएंगे तो कहाँ से उड़ाएंगे, तो जिसपे से एक मिथाइल ग्रुप लगा है यहीं से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, तो कुछ इस तरीके का बनेगा प्रोडक्ट हमारा। अच्छा, तुम लोग ये भी पूछ सकते हो कि सर यहीं से क्यों निकाले, ये भी तो बात है ना, यहीं से क्यों निकाला गया। तो यहां से इसलिए निकाला गया बेटा क्योंकि यहां पर जो एल्कीन बना है ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, जिससे एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इसलिए ये वाला एल्कीन यहाँ पे बनेगा। तो फाइनली हमारा ए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, बी ये वाला बनेगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर OH के बगल में Br लगा रखा है, गलत है। बी में देखोगे तो सही है, बिल्कुल सही प्रोडक्ट बनाया है। सी में देखोगे तो गलत है, डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। देखो तीन कैनोन, पहला क्या बोला स्टेटमेंट ध्यान से समझना। 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन अप फॉर कार्बोनेट आयन। अब देखो कार्बोनेट आयन के लिए अगर बात करोगे तो कार्बोनेट आयन का जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो दिखा देता हूं। देखो इसको यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब क्या कर सकते थे तुम, अब यहाँ पे ये कर सकते थे, इसको यहाँ पे लाओ, इसको यहाँ पे लाने के बाद इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा बन सकता था O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। देखो 3 डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसका मतलब है बेटा बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड में बोला गया है बी में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। अगर तुम ओजोन के लिए ड्रॉ करने वाले हो तो ओजोन में क्या होता है, O3 मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड O। तो इसके केवल 2 ही बनते हैं। इस नेगेटिव को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ लेके जाओ, तो इसमें देखोगे केवल 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। इसमें केवल 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो एक ये 2 हो गया। इसमें पहले वाले 1 था, 2 था, 3 था। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। अगर BF3 की बात करोगे तो बोरान के साथ में 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इधर डाइपोल का डायरेक्शन होगा, इनके डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इधर बनेगा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्लेनर है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर है और इनके डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करते नजर आ रहे हैं। तो इसका तो 0 होगा, नॉन जीरो बोला है, तो मतलब ये भी गलत है। अब डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। देखो मैंने क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते समय कई बार बता रखा है कि बेटा हमेशा NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे NF3 का ज़्यादा बता दिया, ये भी गलत है। क्योंकि अगर तुम NH3 और NF3 में कंपेयर थोड़ा कर ही लो तो देखो यहाँ पे 3 H लगेगा, यहाँ पे 3 F लगेगा। दिखाता हूँ, 3 F लगाओ तो यहाँ पर इनके फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल का डायरेक्शन नीचे भी बनेगा, और भाई लोन पेयर है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इसका ऊपर बनेगा। तो कहीं ना इनके डाइपोल कुछ कैंसिल आउट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अमोनिया के केस में सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में देखो अलाइन है, इनके डाइपोल का डायरेक्शन। तो इनका डाइपोल रिजल्टेंट नियम केवल ऊपर की तरफ रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस से ज़्यादा फैक्टर कर जाएगा, मैटर कर जाएगा, तो इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए डी वाला भी गलत है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इस पेयर में बताना है कि कौन सा पेयर हमारा इसमें डायामैग्नेटिक होगा, इनमें से कौन हमारा डायामैग्नेटिक होगा। तो अब डायामैग्नेटिक के लिए कैसे पता करते हैं, देखो तो यहाँ पर Pm+3 में है, तो अगर तुम Pm+3 की बात करोगे तो जो Pm+3 होता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ीनॉन होता है, 4f4 होता है। तो इसमें देखो F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है वो डायामैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं। अगर तुम Sm+3 की बात करोगे तो Sm+3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें ज़ीनॉन होता है। देखो इसका एटॉमिक नंबर मैं लिखना भूल गया, 61 होता है, इसका 62 होता है। प्रोमीथियम था, ये समेरियम आयन है।
तो अब इसका जब तुम लिखोगे तो Sm+3 का ज़ीनॉन हो जाएगा, 4f5 हो जाएगा। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, F में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं? जब 14 इलेक्ट्रॉन होता तब, लेकिन यहाँ पे 14 तो है नहीं, तो ये अनपेयर्ड के कैटेगरी में आएंगे, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होंगे। पहला वाला कट रहा है। Ce4+, सेरियम की अगर बात करेंगे तो सेरियम अगर 4+ में जाएगा, सेरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ीनॉन और 4f0, 5d0 और 6s0। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरे हैं, ये डायमैग्नेटिक के जैसा काम कर सकता है। YB की बात करेंगे तो YB+2 में रहेगा, तो एटॉमिक नंबर इसका 70 होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ज़ीनॉन हो जाएगा, 4f14 हो जाएगा। इसके बाद 4f14 ही रहेगा, 6s0 रहेगा। तो इसका मतलब देखो ऑर्बिटल में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब ये डायमैग्नेटिक के कैटेगरी में आने वाला है, बी वाला। अब अगर तुम सी की बात करते हो तो सेरियम फिर से +3 में जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने लगेगा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में चला जाएगा। हम लोगों को दोनों बताना था, दोनों, तो एक तो पैरामैग्नेटिक हुआ, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर GD देख लो या U+3 देख लेते हैं, GD मान ले, देखते हैं GD+3 में रहेगा, तो यहाँ पर ज़ीनॉन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 64 होता है, तो ज़ीनॉन हो जाएगा और 4f7। तो मतलब देख लो दोनों पेयर के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर तो एक पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में जा रहा है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। पहली बात, यहाँ पर एक एल्काइन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक एल्काइन दिया गया है। ये एल्काइन है, ये एल्काइन है तुम्हारा कुछ इस तरीके से, 2 6 मेंबर्ड रिंग लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो KMnO4 लेके आया है एसिडिक मीडियम में। अब KMnO4 क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो पावरफुल होता है। तो ये इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, देख लो इसमें 6 कार्बन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड देखो यहाँ पे बना है, ये कंपाउंड बना है, तो ये कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा भाई साहब, यहाँ से 2 मोल बनने वाला है। तो अब देखो ऑप्शन ए में तो यहाँ पर क्या दिया? ओहो भाई साहब, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन लगा रखा है, बी में एल्डिहाइड बना रखा है, क्या? बिल्कुल गलत है। सी में देखो बनाया है कार्बोक्सिलिक, लेकिन डी में देखो एल्कोहल बना दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या होगा? सी होगा। सी यहाँ पर जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो सी यहाँ पे फाइनल होने वाला है। तो इस तरीके से देखो कम से कम हम लोगों ने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये तुम लोगों को सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आया होगा, हालांकि क्वेश्चन मैंने तो अपने से बनाया ही नहीं था, ये तो नीट वाले NTA वाले ने पूछा था, तो मैंने तो बस उसको सॉल्व करके दिखाया किस तरीके से होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर इंसान ठीक तरीके से अगर पढ़ा होता तो कर लेता। कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।